रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव के करीब आते ही पहले 3 चरण में 15% महिलाएं मैदान में। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस किसने कितने दिए टिकट। 3 चरणों के महारथी मैदान में उतर चुके हैं। आधी आबादी का शोर है। उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई, उनके रोजगार को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन यदि प्रमुख राजनीतिक दलों की सूची देखें तो उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी 15% से आगे नहीं बढ़ पाया है। पहले 3 चरणों की 171 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची देखें तो मात्र 103 महिला प्रत्याशी ही मैदान में है। इनमें सबसे कम महिला प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं। इन 171 सीटों पर 4 प्रमुख पार्टियों व उनकी गठबंधन दलों के प्रत्याशियों की संख्या 684 है, लेकिन महिला प्रत्याशी 103 ही है। चूंकि इस बार कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर चुनाव में आगे बढ़ रही है तो इसमें 60% से भी ज्यादा भागीदारी उसकी है। कांग्रेस ने इन 3 चरणों में 63 महिला प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें सबसे कम महिला प्रत्याशी उतारने वाली पार्टी बसपा है। इस पार्टी ने 12 महिलाओं पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी की 14 और सत्ताधारी भाजपा की 16 महिला प्रत्याशी मैदान में है। सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी तीसरे चरण में है। पहले व दूसरे चरण में 30, 31 और तीसरे चरण में 42 प्रत्याशी महिलाएं हैं। बिधुना, बिल्हौर समेत लगभग 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां 2 से 3 महिला प्रत्याशियों के बीच लड़ाई होगी। इन महिला प्रत्याशियों में कई राजनीतिक परिवारों की महिलाएं हैं तो कई ऐसी जो सामाजिक ताने बाने को तोड़ते हुए उभरी हैं। बीजेपी आज और कांग्रेस कल जारी करेगी घोषणा पत्र। सपा की भी है तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब केवल 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी तक चारों प्रमुख दलों में से किसी ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र को गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को जारी करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रखा गया है। कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रियंका गांधी बुधवार को जारी करेंगी। सपा ने पहले ही कह दिया था कि भाजपा के घोषणा पत्र के बाद वह अपना जारी करेगी। इससे उम्मीद है कि पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले सपा का भी घोषणा पत्र आ जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर घोषणा पत्र कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस महिला घोषणा पत्र और युवा भर्ती विधान जारी कर चुकी है, जिसमें महिलाओं व युवाओं की भर्ती से संबंधित घोषणाएं हैं। इससे पहले कई सभाओं से प्रियंका गांधी ने कई प्रतिज्ञाएं ली है, जिसमें गेहूं चावल का MSP 2500 रुपए, गन्ने का 400, बिजली बिल आधा करने, 20 लाख को सरकारी नौकरियां, कोरोना से पीड़ित परिवारों को 25,000 रुपए देने जैसी प्रतिज्ञाएं की जा चुकी हैं। वहीं महिलाओं से संबंधित कई घोषणा पत्र भी जारी किए गए हैं। यूपी चुनाव लाभार्थी वर्ग कैसे पहुंचाएगा लाभ। किसी भी समुदाय से ज्यादा आबादी क्यों खुश है भाजपा। उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण और अगड़ा बनाम पिछड़ा जैसे समीकरणों पर खूब बातें हो रही हैं। क्षेत्रीय और जातीय आधारित दलों से बड़ी पार्टियों ने गठबंधन भी किए हैं और इसके नफा नुकसान का आंकलन राजनीतिक विश्लेषक करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सूबे की राजनीति में एक ऐसा वर्ग भी तैयार हुआ है जो ऐसे तमाम समीकरणों की चर्चा से परे है और आबादी में सबसे ज्यादा है। ये वर्ग लाभार्थियों का है जिन्हें केंद्र से लेकर यूपी की तक से तमाम फायदे पहुंचे हैं और वे अपनी जाति या धर्म से परे हटकर भी सरकार को वोट दे सकते हैं। यदि ऐसा लाभार्थी वर्ग इस बार सत्ता के खेल को बनाने या बिगाड़ने का काम करता है तो आने वाले चुनाव में ये भी एक बड़े ब्लॉक में शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना काल में योगी सरकार ने मुफ्त राशन बांटा। भले ही कोरोना की दूसरी लहर का कहर लोगों के जहन में है, लेकिन मुफ्त राशन की स्कीम उस बड़े वर्ग के लिए अहम साबित हुई है जो गरीब तबके में शामिल है। वाराणसी में सपा का बड़ा दांव। महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत किशन दीक्षित को दिया टिकट। क्या है रणनीति। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को 24 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट भी शामिल है। सपा ने शहर दक्षिण से महामृत्युंजय महादेव मंदिर के महंत किशन दीक्षित को मैदान में उतारा गया है। शहर दक्षिणी में ही काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का इलाका आता है। यहाँ से पहली बार ही विधायक चुने गए नीलकंठ तिवारी को
मंत्री बनाया है। युवा नेता किशन दीक्षित भी पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। किशन दीक्षित को मैदान में उतारकर ब्राह्मण और बंगाली समाज बाहुल्य सीट पर सपा ने बड़ा दांव खेला है। सपा ने किशन दीक्षित को यहां से उतारकर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। सपा को उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने से विस्थापित हुए परिवारों का सपोर्ट उन्हें मिलेगा। इसके अलावा ममता बनर्जी के सपोर्ट के कारण बड़ी संख्या में रहने वाला बंगाली समाज भी उन्हें ही वोट करेगा। ममता बनर्जी ने सोमवार को ही यूपी आने से ठीक पहले बनारस जाने की बात कही। सपा को इस बार औरंगाबाद, घराने, पूर्वांचल की अन्य सीटों पर घोषित सपा प्रत्याशियों की बात करें तो बलिया नगर सीट पर सपा ने पूर्व मंत्री नारद राय पर दांव लगाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का विपक्ष पर हमला। सपा और कांग्रेस पारिवारिक ट्रस्ट हैं, पार्टी नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस दरअसल राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं बल्कि पारिवारिक ट्रस्ट हैं, जिन्हें उनके परिवार के ही कुछ सदस्य मिलकर चलाते हैं। सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं कि उनकी पार्टी में ना अंदरूनी लोकतंत्र है और ना ही लोकतंत्र को लेकर कोई सम्मान है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा कांग्रेस ऐसा ट्रस्ट है जिन पर जनता को ट्रस्ट नहीं है। जनता जानती है कि अगर अखिलेश यादव के परिवार को गलती से भी वोट चला गया तो लूटपाट, गुंडागर्दी आम बात हो जाएगी। दिन दहाड़े चोरी डकैती होगी और पुलिस का कंट्रोल सफाई में बैठे 4-5 मुख्यमंत्री करेंगे। इसलिए जनता योगी मोदी पर भरोसा करती है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। जनसभा के बाद उन्होंने घर घर जाकर जनसंपर्क भी किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के बीच योगी मोदी की उपलब्धियां लेकर जा रही है और जनता का पूरा समर्थन भाजपा को मिल रहा है क्योंकि योगी मोदी पर उत्तर प्रदेश की आम जनता को विश्वास है। सीएम योगी और सीएम केजरीवाल के बीच ट्विटर पर तकरार। एक ने कहा माफी मांगे तो दूसरे बोले आप तो रहने ही दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी ने उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। पीएम मोदी के अभिभाषण में कोरोना काल के दौरान दिल्ली को लेकर प्रतिक्रिया देने के बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। देर रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि आप तो रहने ही दे। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को झूठा बताए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया व्यक्त की। सीएम योगी ने लिखा, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करा रही थी उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या क्या कहें। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने पीएम के इस बयान को झूठ करार दिया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों से दिल्ली छोड़कर जाने के लिए कहा था। उन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने व गरीबों की मदद के लिए एक और राहत पैकेज ला सकती है मोदी सरकार। कोरोना की तीसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार एक और राहत पैकेज ला सकती है। इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो गया है। 2 सरकारी अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों के अनुसार नए राहत पैकेज में उन कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा वाली योजनाओं को बढ़ाया जा सकता है जो आने वाले महीनों में समाप्त होने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक यदि कोरोना की ताजा लहर खतरनाक होती है और अर्थव्यवस्था के साथ आजीविका पर भी प्रभाव डालती है तो अधिक मजबूत प्रोत्साहित पैकेज पर विचार किया जा सकता है। इस प्रोत्साहन पैकेज पर ऐसे समय में विचार किया जा रहा है जब इस हाल ही में आम बजट पेश किया गया है। एक अधिकारी का कहना है कि बजट एक वार्षिक अभ्यास होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि समर्थन देने वाले अतिरिक्त उपाय नहीं किए जा सकते हैं। सरकार पूरे साल मजबूत विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अधिकारी का कहना है कि वित्त वर्ष 2022 का बजट तैयार करते समय ये आम धारणा थी कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई। इस कारण जून में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। हमारी सरकार में बाइक पर 3 सवारी फ्री नहीं होगा चालान। वोटरों को लुभाने के लिए ओपी राजभर का अजीबोगरीब तर्क। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में नेता वोटरों से लुभावने और अजीबोगरीब वादे करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाराणसी में देखने को मिला। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता से अजीबोगरीब वादा किया है। अपने बयान में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर एक बाइक पर 3 लोग आराम से जा सकेंगे और
उनका चालान भी नहीं होगा। दरअसल यूपी चुनाव में इस बार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। वहीं सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की कसम खाई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी सोमवार को ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद बाइक पर 3 सवारी फ्री होंगी, कोई चालान नहीं होगा। मुख्तार का लिया पक्ष। वहीं राजभर ने मुख्तार अंसारी के भी अपनी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरने की बात कही। राजभर ने कहा कि जब तक कोर्ट किसी को दोषी ठहराकर सजा नहीं देती है तब तक वह दोषी साबित नहीं होता। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि मुख्तार किस सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। पहले चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में 10 फरवरी को होगी वोटिंग। दिग्गजों ने झोंकी ताकत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को वोटिंग है। ऐसे में पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। प्रचार के लिए आज राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि पहले चरण में वेस्ट यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होने हैं। पहले चरण में कुल 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। चुनाव आयोग और आचार संहिता के नियमों के कारण शाम को 11 जिलों में प्रचार थम जाएगा। पीएम मोदी वर्चुअल जन चौपाल के जरिए 3 जिलों संबल, रामपुर और बदायूं के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। पीएम शाम 5 बजे वर्चुअल माध्यम से 3 जिलों की 15 विधानसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के लिए 150 से ज्यादा जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में आयोजित चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को 3 जिलों मेरठ, मथुरा और आगरा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। हस्तिनापुर, मथुरा और खैरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है। चलिए बात कर लेते हैं सीटों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीटों की। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहां पर मिल रही है 225 से 237 विधानसभा सीटें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को मिल रही है 139 से 151 विधानसभा सीटें। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिल रही है 4 से 8 विधानसभा सीटें। बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा रही है 13 से 21 विधानसभा सीटें। वहीं अन्य को यहां पर मिल रही है 2 से 6 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे अखिलेश यादव। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।